फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग जो हमारा सेट 11 चल रहा है टेट 2017 का, उसी के आगे के क्वेश्चन जो रीजनिंग के बाकी है हम सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। इसके लिए जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैं उतने क्वेश्चन एक वीडियो में कवर करवाने की कोशिश करती हूँ। इंशाल्लाह इन सारे क्वेश्चंस को मैं एक ही वीडियो में मैराथन सेशन के रूप में ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगी, ताकि एक सेट में रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आए हैं 80 या जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम एक ही वीडियो में या सिर्फ 2 वीडियोस में हम उनको कवर करें। मैं ऐसी कोशिश बिल्कुल करूँगी। सेट 11 के ही जो क्वेश्चन हमने अभी छोटे छोटे पार्ट्स में किए हैं, इंशाअल्लाह ताला इनको एक ही पार्ट में मैराथन के रूप में आपके लिए ज़रूर लाऊंगी। या तो फिर एक पार्ट में पॉसिबल नहीं हुआ, अगर वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई तो 2 पार्ट में हम पूरे जो क्वेश्चन है रीजनिंग के इनको दोबारा से ज़रूर रिवाइज करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज की वीडियो का क्या है वो। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर फ्यू स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय फ्यू कंक्लूजन्स। You have to take the given statements to be true even they seem to be at variance with commonly known facts, and then decide which of the given conclusion logically follows from the given statement। अब देखिए क्या दिया गया है, मैं उर्दू में भी पढ़ लेती हूँ। बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि सवाल को उर्दू में भी रीड किया जाए। तो देखिए क्या कह रहा है। मंदरज झैल सवाल में कुछ बयानात के बाद कुछ नताइज मौजूद हैं। अगर आपको आम तौर पर जाए जाने वाले हक़ाइक़ के साथ भी मुतगय्यर होने लगे, तो भी आप दिए गए बयानात दिमाग में रख के फिर इस बात का फ़ैसला करें कि झैल में दिया गया कौन सा नतीजा मंतिकाना तौर पर दिए गए बयान की पैरवी करता है। ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है और इस स्टेटमेंट के या इस बयान के जो 2 कंक्लूजन या 2 नताइज आपको दिए गए हैं। अब ये दोनों नताइज में से कौन सा नतीजा या कौन सा जो कंक्लूजन है वो इसके हिसाब से या इसको फॉलो करता है, आपको ये डिसाइड करना है। यानी दोनों भी कर सकते हैं, दोनों भी नहीं भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी कर सकता है, जैसा भी है ये आपको डिसाइड करना है। तो सबसे पहले तो दिया गया बयान जो है ये हमको समझना होगा यहाँ पर कि दिया गया जो बयान है वो क्या है। तो देखिए वो कंपैरिजन वाला जो बयान है वो दिया गया है इनके बीच में। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए हम देखेंगे, ये हो गया जी ग्रेटर देन आर, आर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ई। ओके, एंड ई इज इक्वल टू ए। ई और ई क्या है, आपस में इक्वल है, क्योंकि इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर मैं ए को भी पुट करती हूँ तो जी और आर का ई के साथ जो ताल्लुक है वही ए के साथ भी होगा, क्योंकि ए और ई आपस में इक्वल है। ओके, इसको थोड़ा सा मैं साइड में बना लेती हूँ ताकि पूरा स्टेटमेंट आ जाए। ओके, क्या है देखिए, जी ग्रेटर देन आर, आर इज इक्वल टू ई। ओके, अब यहाँ पर बीच में जो है ये इक्वल का साइन है। इक्वल के साइन का मतलब होता है कि ई और ए जो है ये आपस में इक्वल है, यानी ई और ए का जो भी ताल्लुक इन अल्फ़ाबेट से हैं तो वही ताल्लुक आपस में एक दूसरे से भी होंगे। यानी यहाँ पर मैं ए को भी पुट करूँगी तो ई से जो ताल्लुक जी और आर का है वही ए से भी होगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। सेम उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर ई ले लेती हूँ तो ई का ताल्लुक टी और एस से वही रहेगा जो कि ए से है, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। ओके, अब देख लेते हैं हम क्या है यहाँ पर। ए लेस देन एन इक्वल टू टी, टी लेस देन एन इक्वल टू एस, कुछ इस तरह से ये दिया गया है। अब इस हिसाब से हम सबसे पहले फर्स्ट वाला जो कंक्लूजन है उसको चेक करेंगे। तो फर्स्ट वाला कंक्लूजन क्या दिया गया है, देखिए कुछ इस तरह से है फर्स्ट वाला कि ई ग्रेटर देन जी। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जी हैं। ओके, अब देखिए सिंबल्स पे गौर करिए, ये दोनों भी जो सिंबल है दोनों भी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी बीच में से अगर हम आर को एलिमिनेट कर देते हैं तो जी और ई का जो ताल्लुक रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। 2 सिंबल रहेंगे। अब एक सिंबल हो या 2 सिंबल हो, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो जी जो इनमें रिलेशन है, जो कंपैरिजन है वो चेंज नहीं होगा। यानी जी जो है यहाँ पर ई से ग्रेटर देन है, ना कि लेस देन है। जबकि यहाँ पर क्या दिया गया है, ई ग्रेटर देन है, तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। सेकंड वाला स्टेटमेंट हम देख लेते क्या है, ए लेस देन एंड इक्वल टू एस। अब देखिए यहाँ पर ए है, ये ए है। ओके, और ये कुछ इस तरह से यहाँ पर हम टी को अगर एलिमिनेट कर देते तो 2 साइन ए के डायरेक्शन में है, और ये कुछ इस तरह से यहाँ पर एस दिया गया है।
आप देखिए दो साइन अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो एक ही जैसा ताल्लुक इनका होता है, यानी यहाँ पर ये दो साइन हो या एक साइन हो मतलब तो एक ही होगा कि ए जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू एस है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है कि ए जो है वो सेम दिया गया है कि ए लेस देन एंड इक्वल टू एस है। इसका मतलब ये हो गया कि कंक्लूजन सेकंड वाला यहाँ पर फॉलो करता है जबकि फर्स्ट वाला कंक्लूजन यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर फॉलो कर रहा है। तो इस हिसाब से हम देख लेते हैं कि ऑप्शन कहाँ पर और क्या दिए गए। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है कंक्लूजन 2 इज़ ट्रू, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज़ ट्रू, तो बिल्कुल सही, सेकंड कंक्लूजन यहाँ पर ट्रू है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए ही जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, देख लेते हैं हम लोग। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ईच क्वेश्चन हैज़ अ मेन स्टेटमेंट फॉलोड बाय 4 स्टेटमेंट्स labeled A, B, C and D. Choose the ordered pair of statements where the first statement implies the second and the two statements are logically consistent with the main statement. यानी यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और दोनों भी स्टेटमेंट आपस में लॉजिकली कंसिस्टेंट है। तो ये दो स्टेटमेंट को बताने वाली ये चार ऑप्शन में से कौन से ये इस स्टेटमेंट को मेन स्टेटमेंट का जो लॉजिकली कंसिस्टेंट या कनेक्शन बताने वाले जो ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी एंड डी, इनमें से कौन से दो स्टेटमेंट सही होंगे हमको ये चुनना है। तो देखिए यहाँ पर जो मेन स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से हैं, शी इज़ आइदर अ टीचर और अ क्लर्क। अब देखिए मैं उर्दू में भी रीड कर लेती हूँ उसको। देखिए उर्दू में कुछ इस तरह से, हर सवाल में एक जुमला है जिसके बाद चार जुमले ए, बी, सी और डी के नाम से दिए गए हैं। इसमें मुंसलिक जोड़ियों को चुनिए जहां पहला जुमला दूसरे जुमले की ओर इशारा कर रहा है और दो जुमले मंतकी मरकज़ी बयान के मुताबिक है। ओके, हमको ये देखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, शी शी इज़ आइदर अ टीचर और अ क्लर्क, यानी वो या तो टीचर हैं या एक क्लर्क है। तो देखिए यहाँ आइदर और वाले जो सेंटेंस होते हैं इनका लॉजिक कैसा होता है कि आइदर वाले जुमले को आपको ट्रू मानना है, यानी शी इज़ अ टीचर, और जो और वाला जो सेंटेंस होता है इसको आपको नहीं मानना है कि ऐसा नहीं है, मतलब शी इज़ नॉट अ क्लर्क। ओके, और की जगह पे आपको नॉट लेना है। तो इसका जो लॉजिकली कंसिस्टेंट वाले जो दो जुमले बनेंगे वो क्या बनेंगे, शी इज़ अ टीचर, शी इज़ नॉट अ क्लर्क, यानी ए एंड डी जो है आपस में लॉजिकली कंसिस्टेंट है, यानी वो एक टीचर है वो क्लर्क नहीं है, यानी वो या तो एक टीचर है या एक क्लर्क है। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला होता है इसको आपको नहीं की सूरत में लेना है। ओके, तो वो एक टीचर है वो क्लर्क नहीं है, तो ए और डी यहाँ पर आपस में लॉजिकली कंसिस्टेंट है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है डी एंड ए, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वाइल वॉचिंग टीवी अमर टेल्स हिज फ्रेंड दैट बॉय विद द कैप इज माई सिस्टर्स हस्बैंड्स ओनली सन, हाउ इज अमर रिलेटेड टू दैट बॉय। देखिए ब्लड रिलेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि टीवी देखते हुए आमिर ने अपने दोस्त से कहा वो टोपी लगाए लड़का मेरी बहन के शोहर का बेटा है, आमिर का लड़के से क्या रिश्ता है। अब बहन के शोहर का बेटा, यानी बहन के शोहर का बेटा तो जाहिर सी बात है वो बहन का भी बेटा हुआ, तो आमिर का लड़के से क्या रिश्ता है, आमिर का रिश्ता पूछ रहा है, लड़के का नहीं पूछ रहा है। देखिए किसका पूछ रहा है इस बात पर भी गौर करना बहुत ज़रूरी है। तो आमिर का क्या रिश्ता हो गया उस लड़के से, वो उसकी बहन का बेटा है ना, तो आमिर उसका क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है मामा, ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा मैटरनल अंकल, यानी आमिर जो है उसका मामा है क्योंकि वो आमिर की बहन का बेटा है, बहन की शोहर का बेटा, यानी जाहिर सी बात है बहन का भी बेटा होगा। तो इस हिसाब से आमिर जो है उसका मामा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है, इन द गिवन क्वेश्चन बिलो सिलेक्ट द रिलेटेड फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, यानी यहाँ पर हमको क्या करना है, नीचे दिए गए सवाल में दिए गए मुतबादिलात में से मुतालिक मुतबादिल चुनिए। देखिए ये सवाल एक्चुअली तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, लेकिन फिर भी हम हमारे तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर ये सवाल में हो सकता है कुछ इस तरह से मुतालिक मुतबादिल चुनिए बोल रहा है, यानी यहाँ पर रिलेटेड फिगर चुनने के लिए कह रहा है, लेकिन किससे रिलेटेड फिगर यही नहीं दिया गया। अगर ऊपर कुछ ऑप्शन दिए जाते, कोई पैटर्न दिया जाता
तो बात ठीक थी, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली 4 फिगर हमारे सामने दिए गए हैं। तो अब देखिए हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि इनका चारों का हम कंपैरिजन करेंगे। जो भी हमें चारों में से अलग नज़र आएगा वही हमारा यहाँ पर जवाब होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट फिगर से फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी फिगर को अगर आपस में हम कंपैरिजन करिए, सबके फेसेस अगर हम एक ही डायरेक्शन में कर ले, जैसे जिस डायरेक्शन में फर्स्ट वाला फिगर है इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में हम तमाम फिगर को अगर कर लेते हैं, तो देखिए इस फिगर को अगर मैं रोटेट करूँगी तो फर्स्ट वाला फिगर तो सेम ऐसा ही है कि यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया गया है सर्कल, और यहाँ पर ये बॉक्स में फीलिंग है। ओके, लेकिन सेकंड वाले फिगर को जब मैं रोटेट करती हूँ, देखिए कुछ इस तरह से जब हम इसको रोटेट करेंगे इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में रोटेट करने के बाद इसका एरो मैं ऊपर लेकर जाऊँगी। ओके, तब जब इसका एरो ऊपर जाएगा तो देखिए ये यहाँ पर इस तरह से होगा कि ये जो बॉक्स वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पर चला जाएगा। ओके, फीलिंग वाला, और ये यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब इस वाले फिगर को भी अगर मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूँगी, ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा, तब जाकर इसकी डायरेक्शन सेम इधर हो जाएंगी, ये इधर ये इधर। तो देखिए इसका भी ये जो बॉक्स है ये भी यहाँ पर टर्न हो जाएगा थोड़ा सा। ओके, तो यानी ये बॉक्स वाली जो फीलिंग है ये यहाँ पर आ जाएंगी। ओके, और ये जो सर्कल वाली फीलिंग है नीचे चले जाएंगी, और ये वाला फिगर ऑलरेडी उसी डायरेक्शन में दिया गया है, तो इसको हमको टर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि लास्ट वाला है। तो देखिए अब अगर इस पर हम गौर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सभी के जो बॉक्स वाली फीलिंग है देखिए वो ऊपर की जानिब जा रही हैं, और जो सर्कल वाली फीलिंग है वो नीचे की तरफ आ रही है। यानी ये पॉइंट जो फिलअप वाला पॉइंट है वो सबका नीचे की जानिब आ गया जब हमने सबका फेस एक डायरेक्शन में कर दिए। लेकिन ये जो फिगर नंबर ए दिया गया है देखिए उसका सर्कल ऊपर है और उसका जो बॉक्स वाली फीलिंग है वो नीचे की जानिब आ रही है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर तीनों से अलहदा है, अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही जो है यहाँ पर हमारा जवाब होगा। देखिए ऐसे इसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ता है, थोड़ा सा फिगर पे आपको गौर करना पड़ता है। ओके, तो सवाल यही पूछा है कि अलग कौन सा, एक्चुअली हमको ये पहचानना था। तो 3 फिगर बी सी एंड डी अगर हम इनको एक ही डायरेक्शन में कर देते हैं तो ये एग्जैक्टली एक जैसे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है इनसे डिफरेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर दिया गया है इस सेट का। इन द गिवन क्वेश्चन फाइंड द आंसर फिगर इन विच क्वेश्चन फिगर इज एम्बेडेड। यानी दिए गए सवाल में जवाब वाली शक्ल दरियाफ्त कीजिए जिसमें सवाल वाली शक्ल सराहियत कर गई है। यानी ये शक्ल इनमें से किस ऑप्शन के अंदर जो है छुपी हुई है, हमको ये पहचानना है। तो देखिए बहुत ही आसान शक्ल है और इसका बहुत ही आसान सा लॉजिक भी है। क्या है देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर ये जो शक्ल है ये कुछ शेप में किस तरह से नज़र आ रही हैं, कुछ जेड शेप में अगर हम इसका बेसिक देखें तो। और किसी भी बॉक्स में जेड शेप बनने के लिए या तो इस तरफ से क्रॉस लाइन चाहिए या तो इस तरफ से क्रॉस लाइन चाहिए, तभी जाकर देखिए वो जेड शेप बनेगा। इस तरह से बन सकता है जेड शेप, क्रॉस लाइन अगर है। ओके, या फिर सामने यहाँ से अगर क्रॉस लाइन है तो देखिए इस तरह से जेड शेप बन सकता है, इस तरह से बन सकता है। लेकिन हम फिर यही देखेंगे कि इनमें से ए बी सी एंड डी में सेंटर में से किसकी लाइन गई है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ए में सेंटर से लाइन नहीं गई है तो ये एलिमिनेट हो जाता है। ओके, बी में भी नहीं गई है तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है। अब देखिए सी में यहाँ से देखिए सेंटर से ये 2 लाइनें जा रही हैं, एक इधर से और एक इधर से। और उसके बाद हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में भी देखिए सेंटर से कोई भी लाइन नहीं जा रही, तो ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट होता है। तो अब हम ऑप्शन नंबर सी में इस फिगर को तलाश करने की कोशिश करेंगे। क्या कैसा फिगर दिया गया देखिए ये कुछ इस तरह से, देखिए यहाँ से कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे कुछ इस तरह से देखिए ये फिगर यहाँ पर आपको छुपा हुआ नज़र आएगा। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी में ये वाला जो दिया गया फिगर है वो सराहियत कर गया है या छुपा हुआ है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही जवाब है। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। ऐसे फिगर में सिर्फ आपको नज़रों से काम करना है, यहाँ पर ना कोई सॉल्यूशन है ना कुछ है, बस आपको देखना है और मैच करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाउ मदर इज 7 टाइम हिज सन्स एज आफ्टर 4 years, सम ऑफ देयर एजेस इज 56 years, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। यानी वालिद की उम्र अपने बेटे की उम्र के 7 गुना है। 4 साल बाद उनकी मजमूई उम्र 56 साल होंगी। बेटे की मौजूदा उम्र क्या है। अब देखिए यहाँ पर जो है कंपैरिजन दिया गया है कितने का, यानी वालिद की बेटे की उम्र अगर 1 साल है तो वालिद की उम्र 7 साल। यहाँ पर मैं ये ज़रूरी नहीं है कि ये
आप इसको कंसिडर करिए कि बेटा 1 साल का और बाप 7 साल का। यहाँ पर ये बता रहा है कि 7 टाइम, यानी सपोज बेटा 1x ईयर है तो फादर जो है वो 7x ईयर्स हो जाएंगे, यानी 7 गुना ज़्यादा। तो हम कंसिडर करेंगे कि बेटे की उम्र x साल है तो वालिद की जो उम्र है उनसे 7 टाइम ज़्यादा है। 7 टाइम यानी x को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7x। ओके, तो ये हो गई, हमने उनकी एज को कंसिडर किए कि फ़र्ज़ करो कि बेटे की उम्र कितनी है। यहाँ पर बेटे की उम्र x साल है। ओके, ये है सन की एज कितनी है, x साल है यहाँ पर। तो उनके फादर की एज कितनी हो जाएंगी, फादर की एज हो जाएंगी 7x, क्योंकि 7 गुना ज़्यादा, x का 7 गुना हो जाएगा 7x। अब 4 साल बाद की बात कर रहा है तो 4 साल बाद बेटे की उम्र हो जाएंगी x जमा 4, यानी आज जितनी भी एज है बेटे की वो 4 साल के बाद उसमें हमको 4 ऐड करना पड़ेगा ना। तो मौजूदा उम्र हमने बेटे की x मान के चले तो 4 साल के बाद उनकी जो उम्र हो जाएंगी उसके बेटे की वो x जमा 4 हो जाएंगी, यानी मौजूदा उम्र में 4 साल मिल जाएंगे बराबर। अब इन उसके बाद क्या कह रहा है, दोनों की उम्रों का मजमुआ, 4 साल के बाद दोनों की उम्रों का मजमुआ। तो दोनों की उम्र में अलग अलग 4 साल काउंट हो गए ना। वालिद की उम्र जितनी भी है अभी फ़िलहाल में, उनकी भी तो उम्र 4 साल के बाद 4 साल ज़्यादा हो जाएंगी। तो वालिद की अभी की मौजूदा उम्र हमने 7x कंसिडर किए तो 4 साल के बाद उनकी उम्र भी हो जाएंगी 7x जमा 4, यानी मौजूदा उम्र में 4 साल उनके भी मिल जाएंगे। फिर दोनों की मजमुई उम्र कितनी कह रहा है, 56। तो देखिए x और 7x को अगर हम मिलाएंगे तो ये 8x हो जाएगा, जमा 4 और 4 को जब हम आपस में मिलाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 56। अब ये 8x तो एज इट इज़ रहेगा, ये आ जाएगा 56। ये वाला 8 जो है यहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -8, क्योंकि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में या लेफ्ट से राइट में जब कोई भी वैल्यू जाती है तो वो उसका अपोजिट हो जाती है। तो 8 यहाँ पर, ये वाला जो 8 है यहाँ पर प्लस में दिया गया है तो 56 के साथ यहाँ जाकर वो माइनस हो जाएगा। ओके, अब देखिए 8x इज इक्वल टू, इनका माइनस करेंगे तो ये होता है 48। अब देखिए ये 8 और x में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, यानी ज़र्ब है। तो अब ये जब ये इस 48 के साथ आ जाएगा 8, x को छोड़कर, तो मल्टीप्लाई का उल्टा डिवीज़न हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x बराबर 48/8, इस तरह से। तो ये हो जाएगा 8 एका 8, 8 छके 48, तो x बराबर आ जाएगा 6। यानी किसकी उम्र पूछी गई थी, सन की मौजूदा उम्र। और सन की या बेटे की जो मौजूदा उम्र थी हमने x कंसिडर किए थे और x की ही वैल्यू यहाँ पर 6 निकल कर आई, यानी बेटे की जो मौजूदा उम्र है वो कितनी होगी, अभी 6 साल होंगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 6 साल। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मनीष फेसेस टूवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, देन ही टर्न्स टू राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। नाउ ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। ही अगेन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। हाउ फार इज़ मनीष फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए मनीष फेसेस टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी मनीष का जो फेस है वो कहाँ पर है, नॉर्थ की तरफ है, इस तरह से। नॉर्थ एंड वॉक्स, मनीष फेसेस टूवर्ड नॉर्थ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चला वो, नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर चला। देन ही टर्न टू हीज राइट, यानी वो कहाँ पर टर्न किया, उसके राइट में टर्न किया। एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, कितने किलोमीटर चला, फिर वो 3 किलोमीटर चला। ओके, नाउ ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स, यानी यहाँ से अब वो उसके लेफ्ट में टर्न किया। अब वो जब उसका फेस कुछ इस तरह से है यहाँ पर, तो उसका जो लेफ़्ट आ जाएगा वो कहाँ पर आएगा, नाउ ही टर्न्स इज़ लेफ़्ट। ओके, तो देखिए ये इसका राइट हो जाएगा, ये इसका लेफ़्ट हो जाएगा। तो कहाँ पर टर्न किया वो, यहाँ पर लेफ़्ट में टर्न किया। कितने किलोमीटर चला वो, 2 किलोमीटर चला वो। ओके, उसके लेफ़्ट में टर्न करने के बाद अगेन ही टर्न टू हिज लेफ़्ट। अब देखिए वापस वो अपने लेफ़्ट में टर्न किया, यानी यहाँ पर ये इसका राइट हो जाएगा अभी और ये इसका लेफ़्ट हो जाएगा। तो वापस वो अपने लेफ़्ट में गया, यानी वापस लेफ़्ट में यहाँ पर गया वो कुछ इस तरह से, देखिए ये। और कितने किलोमीटर चला वो, वापस से 3 किलोमीटर चला। ओके, हाउ फार इज़ मनीष फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट से अब ये वो यहाँ पर है मनीष, तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो कितनी दूर है, तो देखिए यहाँ से शुरू किया था और उसी लाइन में वापस वो यहाँ पर आ गया। ओके, तो ये 5 किलोमीटर था और ये वाला देखिए ये 3 किलोमीटर है, ये भी 3 किलोमीटर। तो ये स्क्वायर बन रहा है, ये 2 किलोमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर। ओके,
तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से बन रहा है ये फिगर, ये ऐसे ये फिगर बन रहा है कुछ इस तरह से। ओके, यहाँ से स्टार्ट किया था उसने, ये 5 किलोमीटर का यहाँ तक था। ओके, अब ये जब 3-3 किलोमीटर के दोनों भी हैं, ओके, और ये सामने वाला 2 किलोमीटर का है, तो इसकी ये सामने वाला भी 2 ही किलोमीटर का होगा। तो 2 और 5 कितना हो रहा है, 7, यानी अभी वो अपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे कितने किलोमीटर दूर है, वो 7 किलोमीटर दूर है। तो देखिए 7 किलोमीटर जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर 7 किलोमीटर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, रेणुका सैड शी इज़ द मदर ऑफ द बॉय हुज फादर इज़ माई ब्रदर, हाउ इज़ रेणुका रिलेटेड टू दैट बॉय। यानी तस्वीर में औरत की तरफ इशारा करके रेणु ने कहा ये लड़के की माँ है जिसका बाप मेरा भाई है। रेणुका का उस औरत से क्या रिश्ता है। तस्वीर में औरत की तरफ इशारा करके रेणुका ने कहा, क्या कहा रेणुका ने, देखिए ये लड़के की माँ है। कौन से लड़के की माँ, जिसका बाप मेरा भाई है, यानी ये ऐसे लड़के की माँ है, उस लड़के का बाप, उस लड़के का बाप जो है वो रेणुका का भाई है। ओके, रेणुका का उस औरत से क्या रिश्ता है, तो ये उस लड़के की माँ है जिसका बाप मेरा भाई है, यानी लड़के की माँ रेणुका की भाभी हुई। तो रेणुका का उस औरत से क्या रिश्ता है, तो रेणुका जो है उस औरत की कौन लगेंगी, यहाँ पर सिस्टर इन लॉ लगेंगी, यानी उसकी ननंद लगेंगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए सिस्टर इन लॉ, आप मराठी में अगर देखेंगे तो सून दिया गया है बहू, लेकिन एक्चुअली वो उसकी कौन है, सिस्टर इन लॉ। क्योंकि क्या कह रहा है, देखिए आप गौर करिए, ये लड़के की माँ है, कौन से लड़के की, जिसका बाप मेरा भाई है, यानी वो लड़के का बाप रेणुका का भाई है, यानी वो लड़का रेणुका का भांजा हो गया। ओके, अब उसकी वाइफ, उसके भाई की वाइफ उसकी कौन लगेंगी, भाभी लगेंगी। तो रेणुका उसकी कौन लगेंगी, सिस्टर इन लॉ, यानी उसकी ननंद लगेंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है सिस्टर इन लॉ, ये इसका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। ओके।